बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेथड में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है बुक की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका था कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस रीज़न को, उस प्रॉब्लम के, जो प्रॉब्लम हमें आ रही होती है, और हम ऑब्ज़र्व करते हैं और देन क्या करते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। इस तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि मलेरिया क्या होता है और ये मलेरिया किस चीज़ से होता है। मलेरिया का जो नाम है उसका मतलब माला मीन्स बेड्स और एरिया मीन्स एयर होता है। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि मलेरिया जो है वो एक बुरी हवा होती है, ख़राब हवा होती है जो लग जाती है और उससे ये मतलब बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के सिम्टम्स मैंने आपको बताई भी थी कि इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, शिवरिंग होती है और समटाइम वोमिटिंग हो जाती है, और फ़ीवर जो है वो आता है जाता है, मतलब चढ़ता उतरता रहता है। तो ये सारी के सारी जो सिम्टम्स थी ये हमारे पास मलेरिया की थी। तो अब यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो पहले तो हो चुकी थी कि भाई मलेरिया जो गंदी हवा से होता है, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं था। तो अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हमें रीज़न जानना था। तो अब इस रीज़न को हम जानेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, मिसाल के तौर पर एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर, यानी कि प्लांट की मूवमेंट से लेकर और एनिमल की बिहेवियर तक हम सब चीज़ों की क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी जो होती है वो होती है क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है ज़रा देखते हैं इसे। जी। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है कि दो तरह की हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और जो दूसरी है वो है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इनमें फ़र्क क्या होता है, देखिए क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम इस्तेमाल करते हैं 5 सेंसेस को, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि 5 सेंसेस की बिहाफ पर जो ऑब्जर्वेशन की जाए उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और जो अपैरेटस की बिहाफ पर की जाए, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट्स की बिहाफ पर की जाए जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं या उनको हम जान सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी अपैरेटस को इस्तेमाल करते हुए, टूल को इस्तेमाल करते हुए, जो ऑब्जर्वेशन होती है उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देखिए मलेरिया का जो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास मलेरिया की, तो जो ऑब्जर्वेशन थी ना वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 सेंसेस की बिहाफ पर ये ऑब्जर्वेशन कर रखी थी कि मलेरिया जो होता है वो ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जो बाहर हवा में सोते हैं, ख़राब हवा में सोते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना ये उनके 5 सेंसेस की बिहाफ पर थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को बाहर सोते देखा होगा जिनमें सिम्टम्स होगी, फिर एक से दूसरे बंदे नहीं होगी कि इस तरीके से जो है ना ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं वो लोग जो बाहर हवा में सो रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन तो वो थी, लेकिन जब दोबारा से उसकी ऑब्जर्वेशन की गई तो वो क्या थी, वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है ना। तो जब आप अपने सेंसेस की बिहाफ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो क्वालिटेटिव होगी, लेकिन जब आप टूल्स की बिहाफ पर, इक्विपमेंट्स की बिहाफ पर करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है। देखिए बात यह है कि आज के दौर में ना मलेरिया को कोई बहुत बड़ी बीमारी समझा नहीं जाती, और आज के दौर में मलेरिया बड़ी बीमारी है भी नहीं। इसका बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट आ गया है, 3 दिन में 4 दिन में ये मलेरिया आपको ख़त्म हो जाता है डायग्नोस होने के बाद। लेकिन अगर हम लोग पुराने वक्त में चले जाएँ, आज से कोई 40-50 साल पहले की अगर हम बात करें, तो मलेरिया बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी था। पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज कम है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कह रहे हैं अबाउट तकरीबन 280 मिलियन पीपल, ठीक है ना, हर साल 280 मिलियन पीपल जो है बीमारी का शिकार होते हैं मलेरिया की, तकरीबन 100 ममालिक में, जिसमें से तकरीबन 2 मिलियन
जो लोग हैं वो हर साल मर जाते हैं मलेरिया की बीमारी से। तो मलेरिया एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी साबित हो चुका है, पहले भी था और आज भी जो है ये मलेरिया ऐसी बीमारी है जो कि लोगों की अमवात का सबब बनती है। तो ऑब्ज़र्वेशन हो जाती है, ऑब्ज़र्वेशन हो गई। ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। अच्छा जी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी वो तो हो चुकी थी क्योंकि 5 सेंसेस की ब्याह पर थी, लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी उसका आगाज़ किया मलेरिया की बीमारी को जानने के लिए। तो 1880 में फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था लेवेरन, और इन्होंने क्या किया, ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, ब्लड सैंपल लिया, किनका, ब्लड सैंपल लिया ऐसे लोगों का जिनको मलेरिया था, यानी कि मलेरिया के पेशेंट का, और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, देखिए माइक्रोस्कोप क्या है, हमारे पास एक टूल होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्कोपियन का मतलब होता है टू सी। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो हमें हमारी नेक्स्ट ऐसे नज़र नहीं आते, जो आम आँख से नज़र नहीं आते ना। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन थी ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें टीनी क्रिएचर्स, टीनी मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटी छोटी सी उन्हें लाइफ नज़र आई, उन्हें अल्लाह ताला की मखलूक नज़र आई, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, प्लाज्मोडियम दिया। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन थी ना, अभी ऑब्जर्वेशन जो थी ये इस बात पर हो गई कि भाई जो मलेरिया है वो गंदी हवा से या ख़राब हवा से नहीं होता, बल्कि मलेरिया जो है एक टीनी क्रिएचर से होता है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जिनको नाम दिया गया है क्या, प्लाज्मोडियम। उन्होंने ये कहा कि मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनका जो ब्लड होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, प्लाज्मोडियम मिलता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, सबब है मलेरिया का। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जब होगी ना, तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनेगा, हाइपोथेसिस बनेगा। अब जो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन क्या बनी है, ऑब्जर्वेशन ये बनी है कि प्लाज्मोडियम जो है वो सबब है किसका, मतलब मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, अब जब ये इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, अब ये इंटेलिजेंट गेंस है साइंटिस्ट का, तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस में देख लेते हैं। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस जो है हमारे पास की कंपोनेंट है साइंटिफिक प्रोसेस का, और इसमें हम डिफाइन करते हैं किसको, द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए पिछली जो ऑब्जर्वेशन की थी ना, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन की थी कि मलेरिया के जो पेशेंट थे, उन मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में एक टीनी क्रिएचर मौजूद थी जिसका नाम दिया था प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब ये जो हाइपोथेसिस था, ये जो ऑब्जर्वेशन था ना हमारा, यही हमारा क्या बन जाएगा, अब हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो हाइपोथेसिस जो होता है आपके पास, ये इम्पोर्टेंट नोट होता है और ये टेस्टेबल होता है, यानी कि इसको चेक किया जाता है, और फिर जो है ना वो हाइपोथेसिस की ही मदद से, यानी कि हाइपोथेसिस की बिहाफ के ऊपर हम चले जाते हैं किस पर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, यानी कि एक्सपेरिमेशन के ऊपर। ठीक है, अब जो हाइपोथेसिस है वो देखा ये जाता है कि या तो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट करेगा हमें, ठीक है, या तो फिर क्या हो जाएगा, फाल्सिफाइड हो जाएगा और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इसके साथ मैच नहीं करेगा, यानी कि गलत हो जाएगा, तो फिर हमारी बात को भी साबित नहीं किया जाएगा, यानी कि शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया, इन्होंने ये दिया कि इन मलेरिया केस इंटेलिजेंट गैस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन डेट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोथेसिस आ गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो सबब बनता है किसका, मलेरिया का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब मैंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी की मलेरिया के पेशेंट की, तो मलेरिया के पेशेंट में क्या पाया गया था, प्लाज्मोडियम पाया गया था। इसलिए जो है मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी ये साइंस कहती है कि, मतलब मेरी इंटेलिजेंस कहती है कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो होता है, हाइपोथेसिस के बाद जो अगला स्टेप है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में ये होता है कि जब हाइपोथेसिस कोई साइंटिस्ट अपना पेश कर देते हैं, तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन,
अबाउट प्रॉब्लम एंड फार्मूलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग आवर रीजनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, रीजनिंग प्रोसेस। अब वो क्या करते हैं कि उस जो हाइपोथेसिस होता है उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए ये रीजनिंग का प्रोसेस करते हैं। इस रीजनिंग के प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इंडक्टिव रीजनिंग और नंबर 2 पे हमारे पास होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए जानेंगे हाइपोथेसिस को, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग देख लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम जो प्रॉब्लम होती है यानी कि जो चीज़ें होती हैं उसको जानते हैं मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम ख़ास चीज़ को कन्वर्ट करते हैं जनरल में। मिसाल के तौर पर कि शार्क जो है वो एक फ़िश है, एक मछली है, और जितनी भी मछलियां हैं उन सब के स्किन के ऊपर जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं, छिलके मौजूद होते हैं। तो देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स, तो शार्क के पास भी क्या होने चाहिए, छिलके होने चाहिए। ठीक है, यानी कि शार्क एक मछली है, और जब हर मछली के जिस्म के ऊपर छिलके होते हैं तो फिर शार्क की मछली की जो मछली है उसके ऊपर भी छिलके होने चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है तो फिर जितने भी पेशेंट हैं सबके अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है ना, इंडक्टिव रीजनिंग। और अब डिडक्टिव रीजनिंग में देख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम जनरल टू स्पेसिफिक, एक आम बात को ख़ास पे लेकर आते हैं। मतलब किस तरह इफ़ और देन की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह करते हैं कि अब ये कह रहे हैं कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, टेस्टेड करेंगे, वेरीफाइड करेंगे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। जैसे कि इन मलेरिया के द फॉलोइंग डिडक्शन इज़ मेड, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के पास क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इंडक्टिव में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टू जनरल पर लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर हम जनरल टू स्पेसिफिक लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक टू जनरल ये था कि भाई अगर शार्क एक मछली है और जब सबके पास छिलके होते हैं तो शार्क भी एक मछली, उसके पास भी छिलके होने चाहिए। तो ये ख़ास से आम पर लेकर चलेगा। और आम से ख़ास पर कैसे लेकर आए कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो सबब है मलेरिया का, तो अब एक पेशेंट को देखा गया था या 10 पेशेंट को देखा गया था कि उनके जरासीम नज़र आए थे ना, उनके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आया था। तो अगर प्लाज्मोडियम सबब है मलेरिया का, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के जिस्म में, उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम का जो जरासीम है यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो लाजमी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट डाल लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम हमारे पास होती है और जब उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद जो हाइपोथेसिस दिया जाता है, जो हम सजेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जिसे हम रीजनिंग के बिहाफ पर जानते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जो है दरअसल ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है साइंटिस्ट की, जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम बेस ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बिहाफ पर जो प्रॉब्लम होती है उसका जो असल कॉज होता है, जो रियल कॉज होता है, जो असल वजह होती है, उसे जाना जाता है इंडक्टिव और रीजनिंग इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट को बार बार यानी कि रिपीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट, और वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि गोया जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ठीक है या फिर गलत है। अब देखिए ऑब्ज़र्वेशन की थी ना, ऑब्ज़र्वेशन में क्या किया था लेब्रन साहब ने कि ऐसे बंदे का यानी कि ऐसे पेशेंट का ब्लड लिया था जिसमें जैसे मलेरिया था। ठीक है ना, यानी कि मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया था तो उसके जरासीम में उन्हें क्या नज़र आया था, प्लाज्मोडियम नज़र आया था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने मलेरिया के पेशेंट में एक टिनी क्रिएचर देखी है जिसे प्लाज्मोडियम का नाम दिया, और यही सबब होता है। उनका जो हाइपोथेसिस था वो यही था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और जो मलेरिया का सबब है वो प्लाज्मोडियम ही है। अब क्या करना है, अब उस ऑब्ज़र्वेशन को, उस हाइपोथेसिस को हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जानना है कि ये ठीक भी है या फिर गलत। अब देखिए जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर उन्होंने जो है वो 2 तरह के टेस्ट किए। ठीक है, साइंटिस्ट ने
एक कंट्रोल ग्रुप लिया और दूसरा जो था वो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अब जो कंट्रोल ग्रुप था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ये दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दो अलग अलग जो है वो लिया गया इंसानों के दरमियान में। ठीक है, यानी कि एक उनका लिया गया कि जिनको मलेरिया था और एक उनका लिया गया जिनको मलेरिया नहीं था। ठीक है, यानी कि ये ब्लड सैंपल लिया गया किनका, 100 मलेरिया पेशेंट का, वो जो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और 100 ऐसे लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया जिनको मलेरिया नहीं था। अब इन दोनों के जो ब्लड सैंपल थे, यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप था और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, इन दोनों को माइक्रोस्कोप पर रखकर देखा गया। देखें, अगर ये सिर्फ एक ग्रुप लेते, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता ये कि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनमें वाकई प्लाज्मोडियम आ जाता, लेकिन तब भी बात सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होती, क्लियर नहीं होती। वो ये कहते क्या पता कि ये जो मलेरिया है वो ऐसे भी इंसान की जिस्म में हो जिसको मलेरिया ना हो। ठीक है, कि जो प्लाज्मोडियम है वो ऐसे भी इंसान के जिस्म में हो कि जिसको मलेरिया ना हो। इसलिए इस शक को दूर करने के लिए कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 ऐसे पेशेंट का ब्लड जिनको मलेरिया है और कंट्रोल ग्रुप में 100 ऐसे लोगों का ब्लड जिनको मलेरिया नहीं है। अब जब इसको माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व किया गया, एग्जामाइन किया गया, उसकी स्टडी की गई, तो अब जो बारी आएगी हमारे पास वो आएगी रिजल्ट की बारी। अब रिज़ल्ट को जानते हैं कि भाई रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, अब जब रिज़ल्ट यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला, तो रिज़ल्ट ये मिला कि रिज़ल्ट वेरीफाइड द हाइपोथेसिस। रिज़ल्ट ने क्या कर दिया, हाइपोथेसिस को वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका हाइपोथेसिस मैच करता है एक्सपेरिमेंट के साथ तो ठीक है, आपकी बात को माना जाएगा। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस मैच नहीं करेगा आपके ऑब्जर्वेशन को, यानी कि जो आपका हाइपोथेसिस था वो अगर गलत हो जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो फिर आपको दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेरीफाई कर दिया। हाइपोथेसिस ने क्या वेरीफाई किया, ये वेरीफाई किया कि इट वाज फाउंड दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वेयर इज द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्थी पर्सन कंट्रोल ग्रुप फ्रॉम प्लाज्मोडियम। ठीक है, वे फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें एक भी, यानी कि 100 बंदों का जो कंट्रोल ग्रुप बनाया गया था उनमें किसी एक में भी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, क्योंकि उन्हें मलेरिया ही नहीं था, वो बिल्कुल सेहतमंद थे, हेल्थी पर्सन थे। लेकिन 100 ऐसे लोग जिनको मलेरिया था, तो उन 100 के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि जो हाइपोथेसिस था जो लेवन साहब ने दिया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब कंक्लूजन में क्या होगा भाई, अब कंक्लूजन में ये होगा कि जो फाइनल स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, ये डेवलप करेगा कंक्लूजन को, और इसमें जितना भी कुछ था, यानी कि जो रिज़ल्ट था एक्सपेरिमेंट वगैरह को, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसकी डिटर्मिनेशन होगी, और देन ये देखा जाएगा कि जो हाइपोथेसिस था वो उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट दोनों ठीक हो जाते हैं, तो आपकी बात क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। और अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, इफ़ नो रिपीट द एक्सपेरिमेंट और थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपने उस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा और एक नए तरीके से उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है, जो रिज़ल्ट है वो किसके हक़ में आया है, वो लेवरेंट साहब के अंदर के हक़ में आया है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके 100 के 100 जो पेशेंट थे, जो पर्सन थे, उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि कंट्रोल ग्रुप में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। अब थ्योरी क्या बनती है, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अगर आपका हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट दोनों मैच कर जाते हैं, दोनों बातें साबित कर जाती हैं, तो फिर वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है या फिर
लॉ बन जाता है। अब इनमें फ़र्क होता है, फ़र्क देख लेते हैं। थ्योरी क्या है, लॉ क्या होता है। देखिए भाई, थ्योरी में ये होता है कि साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी का वर्ड इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि उनके पास डिफरेंट वे है, यानी कि नॉन साइंटिस्ट के पास। और अच्छा जी, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल अब देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी बात ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपेरिमेंट दोनों ठीक हो जाएं तो जो बात साबित होने के बाद थ्योरी बन जाती है, और अगर आपकी बात साबित ना हो तो दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें साबित हो गई हैं, तो ये क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, और या तो फिर क्या बनेगा, लॉ या प्रिंसिपल बनेगा। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि थ्योरी जो होती है ना वो आपकी चेंजेबल होती है, यानी कि वक्त आने के साथ साथ वो चेंज हो जाती है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ साइंटिस्ट थ्योरीज जो होती हैं आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो द यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, या थ्योरी ऑफ मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम वगैरह की हम बात करते हैं, तो ये टेस्टेबल होती है और मज़ीद इसको टेस्ट किया जाता रहता है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाले वक्त के साथ ये चेंज हो जाए। जिस तरीके से हमारे पास एक थ्योरी है कि भाई थ्योरी ये थी कि सेल जो है वो खाली होता है, लेकिन बाद में पता ये चला कि भाई सेल खाली नहीं होता। इस तरह बहुत सारी आपके पास थ्योरीज़ हैं जो पहले थी और बाद में वो चेंज हो गई। इसी तरह जो है वो थ्योरी जो होती है वो बाद में चेंज हो सकती है। और लॉ और प्रिंसिपल में क्या होता है, साइंटिफिक लॉ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कंस्टेंट होता है, जो कि नेचर के फैक्ट की बिहाफ पर किया जाता है। और ये इनरिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, यानी कि ये थ्योरी, ये भी थ्योरी होती है लेकिन ये क्या होती है, इररिफ्यूटेबल, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका लॉ है वो चेंज नहीं होता।